नमस्कार, स्वागत है आपका पियो भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। आज हम बात करेंगे दरभंगा शहरी सीट की। दरभंगा शहरी विधानसभा सीट पर क्या गुल खिलेगा? यहाँ से किसको टिकट मिलने जा रहा है? इस सीट के मजबूत दावेदार कौन-कौन से हैं और यहाँ पर जीत की संभावना किसकी दिख रही है? देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप दरभंगा जो सीट है बहुत बहुत इस पर धन्यवाद अर्पिता बताएं। आपका। दरभंगा सीट पर आप सबसे पहले बताइए सर, किन नामों की चर्चा इस वक्त तेज है कि टिकट बीजेपी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से दावेदार कौन कौन हो सकते हैं? देखिए अर्पिता, एक सबसे पहला, चूंकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आपको पता है कि दो ध्रुवीय चुनाव लगातार होता रहा है बिहार में। लेकिन एक चीज है कि दरभंगा एक विधानसभा सीट ऐसी बन गई है जहां पर कि 2005 से लगातार लगातार भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतती आ रही है। ठीक है, 2005 में संजय सरावगी को पहली बार जब टिकट मिला उसके बाद से आज तक विपक्ष का उम्मीदवार बदलता रहा है। ठीक है, कभी बिल्कुल। कभी वहां पर आरजेडी से सुल्तान अहमद लड़े, कभी जो है ओम प्रकाश खेड़िया लड़े, कभी अमरनाथ गामी लड़े, लेकिन लेकिन भाजपा का कैंडिडेट संजय सरावगी ही रहे और संजय सरावगी ही चुनाव जीतते भी रहे। ठीक है, तो एक तरह से कह सकती हैं आप कि दरभंगा शहरी विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घर रहा है। और वो सीट तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती जब जदयू साथ थी, और जदयू जब अलग हुई 2015 में तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है, तो इसीलिए दरभंगा शहरी विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी से छीनना विपक्ष के लिए नाको चने चबाने जैसा है। बिल्कुल। तो सर, इस बार किसको ठीक है, टिकट देने जा रही है बीजेपी? संजय और सरावगी चूंकि को दोबारा से ये मौका देगी? नहीं, एक बात तो लगभग शायद अगर कोई संजय सरावगी की टिकट कटे तो ये 8वां आश्चर्य होगा। मुझे नहीं लगता है कि संजय सरावगी की टिकट इस बार भी कटेगी। वैसे स्थानीय स्तर पर लगातार चूंकि एक बात होता है कि 2005 से लगातार आप जोड़िए ना, 2005 में 2 चुनाव हुआ था, फरवरी और नवंबर का। उसके बाद 10, 15, 20, माने ये जितने भी चुनाव हुए लगभग 5 चुनाव संजय सरावगी जीत चुके हैं। तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच कुछ माने विधायक से क्षोभ होता है, कुछ आक्रोश होता है। तो ये सभी चीजें चलती रही है हर चुनाव में। पिछले बार भी आप देखेंगे तो 2010 में क्या हुआ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे जगदीश शाह, वही बागी बन के खड़ा हो गए, वहां से वो बीजेपी के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ गए, लेकिन जनता ने नकार दिया। लगभग 3000 वोट मात्र उनको मिला। ठीक है, तो जनता ने नकार दिया। मतलब वहां एक तरह से जो पोलराइजेशन होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है। वहां मतलब आरजेडी किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। ये जो फीलिंग है कि मुस्लिम वोट बैंक इधर जाएगा, चाहे आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, किसी भी जाति से आरजेडी का उम्मीदवार हो, अगर माने जिधर आरजेडी के खिलाफ वहां पर जो है पोलराइजेशन होता है। आरजेडी ने कई आजमाया वहां। पहले आपको याद होगा कि वहां कांग्रेस से लगातार जो है मुसलमान चुनाव जीता करते थे। बाद में फिर आरजेडी भी जो है मुस्लिम उम्मीदवार के द्वारा ही कांग्रेस से वो सीटें छीनी। मतलब 1984 में जो है वहां 85 का विधानसभा चुनाव में अशफाक अंसारी विधायक थे कांग्रेस के, तो 90 में आरजेडी ने उनसे भी वो सीट छीन लिया। ठीक है, फिर 95 का विधानसभा चुनाव आया तो बीजेपी के शिवनाथ वर्मा वहां से चुनाव जीत गए। 2000 का विधानसभा चुनाव आया, शिवनाथ वर्मा हार गए, सुल्तान अहमद चुनाव जीते आरजेडी के। फिर 2005 में संजय सरावगी लगातार उसके बाद से जो है एक तरह से अस्थायी हो चुका है वहां पर। अगर उससे भी पहले की बात करेंगे तो 80 में अशफाक अंसारी जीते थे। उससे पहले 77 में जनसंघ का खाता खुला था, वहां से जब प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन वहां के विधायक चुनाव जीते थे। तो इस तरह से लगातार वहां उस सीट पर जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम उम्मीदवार के बीच लड़ाई होती रही है। अब कहेंगी आप कि फिर 2005 से क्या हुआ कि 2010 के बाद से विशेष रूप से आरजेडी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय में उसके खिलाफ बीजेपी की भारी जीत हुआ करती थी। ठीक है, तो आरजेडी ने एक नया खेल किया कि वो हिंदू उम्मीदवार लड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी
तब भी जो है आरजेडी उस किला को बेच नहीं पाई है। ठीक है, वो दरभंगा महाराज के इसका किला की मतलब तरह जो है। संजय सरावगी की बात आप जिस तरह से रख रहे हैं, अभेद किला बन चुके हैं। संजय सरावगी का डंका बोलता है इलाके में, और इतने सालों से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो स्थानीय नेताओं में, स्थानीय कार्यकर्ताओं में, स्थानीय पब्लिक के बीच में उनकी एक पकड़ मजबूत हुई होगी। देखिए, कई बार ये देखा जाता है प्रदीप जी कि जो रीति चली आती, चुनाव का जो ढर्रा चला आता है, कई बार वो बदलता है। अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है। अब ये जो तीसरा मोर्चा बना है प्रशांत किशोर का, सबको आशंका इसको लेकर है। और अगर हम इस विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। तीसरे मोर्चे के रूप में पीके तो यहाँ पर भी दमखम दिखाएंगे, कुछ जोर आजमाइश करेंगे ही। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ तब भी संजय सरावगी उतने ही मजबूत रहेंगे या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, उससे पहले देखिए है क्या ना कि जैसा आपने कहा कि संजय सरावगी की जीत क्यों होती है, तो संजय सरावगी की जीत नहीं होती है अर्पिता। वहां दरअसल 2005 के बाद से वो भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला बन चुका है। ठीक है, मैं बताऊं आपको, वहां पे भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार को भी अगर टिकट देगी तो भी उसकी जीत होगी। ठीक है, मार्जिन घट सकता है, बढ़ भी सकता है। संजय सरावगी के बदले अगर मान लीजिए बीजेपी किसी भी दूसरे उम्मीदवार को टिकट देगी तो विधानसभा चुनाव में उसका जीतना तय है। जिस प्रकार का समीकरण है वहां का, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीतने में शक नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है कि देखिए संजय सरावगी, मैंने कहा कि लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में आक्रोश होना, शिकायतें होना स्वाभाविक है। लेकिन संजय सरावगी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, या यूएसपी कह लीजिए आप, सबसे जो एक्स फैक्टर है वो यह है कि वो जन सुलभ नेता है। ठीक है, विद्यार्थी परिषद से, छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। ठीक है, तो आम जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है संजय सरावगी। ठीक है, मतलब कोई भी कार्यकर्ता ही छोड़ दीजिए, आप आम मतदाता भी कभी भी जाके मिल सकता है, कभी भी अपने घर पे बुला सकता है। मतलब कोई भी काम भले ही वो करा पाए चाहे ना करा पाए, लेकिन आपके साथ खड़ा होने वाला विधायक है। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति की यूएसपी है। तो इसी बलबूते पर वो और मजबूत करता है बीजेपी को वहां, जब पार्टी का संगठन, पार्टी का विचारधारा और व्यक्ति, ये तीनों जब मिल जाता है जब, तो बीजेपी वहां बड़ी विजय प्राप्त करती है। तो यही फैक्टर है वहां पर। वैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई लोग लगे होते हैं, कई चुनावों से लगे हुए हैं। इस बार भी कई उम्मीदवारों की चर्चा है, लेकिन जैसे पिछली बार आप देखेंगे कि बीजेपी का जो विधायक, पूर्व में विधायक थे अमरनाथ कामी, भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट गुट का समर्थन भी मिल जाता है। तो वो अभी चाहते हैं कि बीजेपी से ही टिकट मिल जाए। तो सब मतलब अमरनाथ कामी वैसे व्यक्तिगत रूप से वह भी लोकप्रिय चेहरा है। मैं बताऊंगा आपको अर्पिता कि वह भी स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे मतदाता हो, उनके बीच काफी लोकप्रिय है। उनके चाचा सत्यनारायण गामी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हुआ करते थे। ठीक है, और उनका पूरा परिवार जो है एक तरह से बहुत ही सामाजिक है। ठीक है, तो वो भी दावेदार है। एक नया दावेदार है वहां पर, ठीक है, कि एक बालेंदु झा, ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है वहां पर। ठीक है, तो वो भी काफी मेहनत कर रहा है, वहां पर लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है चुनाव की टिकट मिल जाए। उनकी पत्नी जो है, पिछली बार जो मेयर वाला चुनाव हुआ था, जो उसमें डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार थी और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा, 38,000 वोट लाई थी। ठीक है, तो काफी बेहतर मेहनती कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का, तो उसकी भी दावेदारी है। लेकिन अंततोगत्वा मुझे लगता है कि अब आज भी जो है ये तीनों नाम जो मैंने बताया ना, संजय सरावगी, अमरनाथ गामी और बालेंदु झा, ये तीनों में सबसे भारी अभी भी संजय सरावगी ही पड़ते हैं। ठीक है, उसका एक और कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, संजय सरावगी मजबूत है क्योंकि देखिए चार बार कह लीजिए वो विधायक रहे, और चार बार विधायक रहने के बाद तो उनकी जो एक लोगों के बीच में पकड़ है वो पहले से काफी मजबूत हुई होगी। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे आरजेडी यहाँ क्यों कमजोर पड़ती रही हमेशा, आरजेडी अपने आप को यहाँ क्यों मजबूत नहीं कर पाए, कारण क्या दिखता है आपको? नहीं, उसका 2-3 कारण है। एक कारण क्या है कि आरजेडी बार बार कैंडिडेट बदल देती है, हर चुनाव में कैंडिडेट बदलती है, तो किसी भी उम्मीदवार को अपना अस्थायी आधार बना तैयार कर पाने में
आरजेडी जो है सक्षम नहीं हो पाई। जैसे देखिए आप 2010 के चुनाव में सुल्तान अहमद उसके उम्मीदवार थे, ठीक है। 2015 में ओम प्रकाश खेड़िया उम्मीदवार थे और 2020 में अमरनाथ गामी उम्मीदवार थे। लगातार 3 चुनाव में तीन उम्मीदवार बदल दिया गया, ठीक है। तो अब जब आप बार बार उम्मीदवार बदलते हैं और ऐसे सीट पर जहां पर कोई चुनौती पड़ी है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो है धार्मिक आधार पर प्रोराइजेशन कराने में सक्षम हो जाती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी मजबूत पड़ता है। तो फिर आप जब भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक क्षमता के आधार पर और व्यक्तिगत उम्मीदवार के स्तर पर भी जब भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत है, तो आप तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को, कार्यकर्ता को वहां पर डेवलप कराएंगे ना, जो कि लगातार उस उम्मीदवार के समानांतर जो है अपने आप को खड़ा कर सके। लेकिन आरजेडी चुनावी रणनीति बना पाने में इस तरह से जो है वो असमर्थ रही है। मैंने उदाहरण दिया ना कि तीनों बार जो है वो उम्मीदवार बदल दी, ठीक है। इस कारण से सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आरजेडी हर चुनाव में वहां उम्मीदवार बदल देती है। इस बार भी जैसी चर्चा है, देख लीजिए, इस बार भी ओम प्रकाश खेड़िया लड़ेंगे या फिर अमरनाथ गामी लड़ेंगे। अमरनाथ गामी भाजपा से लड़ेंगे या आरजेडी में है, ये किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा में है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो आरजेडी में भी लॉबिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब उम्मीदवार आरजेडी तय करेगी, ठीक है, यहां तक चर्चा सुनने में आ रही है कि आरजेडी को लगता है कि अब तो वो सीट मेरे लिए निकालना मुश्किल है, तो चलो ये सीट कांग्रेस को दे दो। ये भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ही लड़े दरभंगा शहर की सीट। तो इसीलिए सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी के जीतने की गारंटी जो है वहां पर, उसके पीछे विपक्ष का भी कमजोर होना है। बिल्कुल, आपने कहा दरभंगा जो शहरी विधानसभा सीट है, आरजेडी एक तरह से उम्मीद खोती हुई दिख रही है इस सीट पर, और ऐसे में कांग्रेस के नाम की चर्चा हो रही है कि हो सकता है कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आए जो थोड़ा मुकाबला दे पाए। प्रदीप जी, अगर यहाँ के हम वोटर्स की बात करें, यहाँ के वोटर्स का क्या रुझान आप देखते हैं 2020 में या 2015 में? जो यहाँ के वोटर्स ने वोट डाले, मतदान किया, उसका क्या तरीका था, आधार क्या रहा? इस बार क्या हो सकता है? देखिए, अगर 2020 की बात करेंगे अर्पिता, तो 2020 में थोड़ा सा अंतर इसलिए आया था वोटिंग पैटर्न में, चूंकि आरजेडी का भी जो उम्मीदवार था अमरनाथ गामी जो थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे। तो अमरनाथ गामी ने भाजपा समर्थकों का भी कुछ वोट जो है वो काटने में सफल हो गए थे। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर आरजेडी वहां, देखिए आरजेडी वहां की समस्या क्या है कि वहां पर सबसे बड़ा वोट बैंक है आरजेडी के पक्ष में डालने वालों में मुसलमानों का, ठीक है। और यही बीजेपी के जीतने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि वहां पर आरजेडी के पक्ष में सबसे अधिक सक्रियता होती है किसकी? मुसलमानों की, ठीक है। और मुसलमान जब अधिक सक्रिय हो गए तो फिर उसके खिलाफ जो है प्रोराइजेशन, हिंदू प्रोराइजेशन हो जाता है वहां। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि एक तो यादव जाति की संख्या कम है दरभंगा शहरी विधानसभा सीट पर, और जो यादव थोड़े बहुत हैं भी, ठीक है, तो वो एंटी मुस्लिम वोट करते हैं। वो आरजेडी प्रो आरजेडी नहीं है वो। हाँ, वहां दो तरह के यादव जाति के लोग वोट करते हैं, दो आधार पर। एक तो यादव जाति के आधार पर जो वोट करने वाले लोग हैं वो आरजेडी के फेवर में वोट डालते हैं, और कुछ ऐसी संख्या भी है जो कि बड़ी संख्या है, थोड़ी बहुत मतदाता भी कम है वहां यादव जाति का, ठीक है, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में भी वोट डालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे मुस्लिम वोट है सबसे ज्यादा वहां, ब्राह्मण की संख्या बहुत ज्यादा है दरभंगा शहरी सीट पर, और वैश्य वर्ग, ठीक है। ये 3 ब्लॉक है ऐसा जो कि माने डिसाइसिव वोट बैंक है वहां, ठीक है। मतलब ब्राह्मण, मुसलमान और वैश्य, ठीक है, बिल्कुल, हाँ वैश्य। तो चूंकि ये 3 जो डिसाइसिव वोट बैंक है, उसमें 2 वोट बैंक वैश्य और ब्राह्मण जब एक साथ आ जाते हैं, जब तो ये दोनों जितना ज्यादा एक साथ आते हैं, यूनाइट होती है, उतनी बड़ी विजय होती है बीजेपी की। बिल्कुल, बिल्कुल प्रदीप जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो
कहीं न कहीं एक पोलराइज़ेशन होता है, जहाँ महागठबंधन की ताकत एक तरह से मुस्लिम वोटर हैं, यादव वोटर हैं और जिस सीट पर मुस्लिम ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा एकजुट होते हैं, तो वहाँ बाकी जाति जो अलग-अलग जातियों में बँटा हुआ हिंदू समाज है, वहाँ एकजुट हो जाता है और इस बार भी वही पैटर्न दिखाई पड़ रहा है चुनाव का। यानी 2025 में ज़्यादा कुछ तस्वीर बदलती नज़र नहीं आ रही। एक आखिरी सवाल लेंगे, आपको क्या लगता है जीत की संभावना किसकी दिख रही है? बीजेपी की या फिर महागठबंधन की? अभी आज की अगर हम बात करें। देखिए अर्पिता, मैंने पहले बताया कि आरजेडी का उम्मीदवार जीत तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की वहां पर दिखती है, ठीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब वो कितना बेहतर मुकाबला कर पाएगा आरजेडी, वो आरजेडी के उम्मीदवार पर निर्भर करता है। देखिए आरजेडी अगर वहां से मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगी अगर, तो बीजेपी की कोई जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आरजेडी अगर वैश्य वर्ग को वो टिकट देती है, अगर वैश्य बनिया वर्ग से किसी व्यक्ति को, तो भी बीजेपी की जीत होगी ही, लेकिन जीत का मार्जिन घट जाएगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक ठीक है। बात आपने कही कि हाँ, जीत का मार्जिन घट सकता है, लेकिन जीतती बीजेपी ही नज़र आ रही है। प्रदीप जी, आपने सारी समीक्षा की है और हम आगे थोड़ा मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। आगे जब हम विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे या इस सीट पर दोबारा से चर्चा करेंगे, तो थोड़ा स्थानीय मुद्दों को भी समझेंगे कि कौन-कौन से मुद्दे प्रभावी हैं इस वक़्त हर सीट पर और उनका जो जनता का रुझान है, उन मुद्दों के प्रति कितना है। लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं प्रदीप जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में और तमाम आंकड़े समझाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।